हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छायावाद का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रवृत्तियाँ। तो चलिए देखते हैं छायावाद का क्या अर्थ है या फिर छायावाद किसे कहते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन से युग को कहा जाता है? छायावाद को कहा जाता है। यह युग साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांति था जिसमें कला पक्ष तथा भाव पक्ष दोनों पर दृष्टिकोण से उत्कर्ष का चरम दिखाई देता है। सन 1920 से 1936 तक के समय को छायावाद कहा जाता है। जो 1920 से 1936 तक जो काव्य लिखा वो छायावाद के नाम से जाने जाते हैं। छायावाद का आरंभ मुकुटधर पांडे ने सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंध एक श्रृंखला के रूप में छपवाए थे, जो छायावाद के संबंध में सर्वप्रथम लेख हैं। इसके अतिरिक्त सन 1921 में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक निबंध लिखा था। इस प्रकार सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने किया, जो छायावाद का एक प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। इसको मुकुटधर पांडे को छायावाद को मिस्टिसिज्म के रूप में प्रयोग किया जाता था और आरंभ में छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्य के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया था। जयशंकर प्रसाद के काव्य आंसू को छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? आंसू। ये काव्य किसका था? जयशंकर प्रसाद का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई MCQs का। छायावाद का अर्थ और परिभाषा। छायावाद के अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। आचार्य शुक्ल छायावाद का संबंध रहस्यवाद और विशेष काव्य शैली से जोड़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1927 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर छदम नाम से आजकल के हिंदी कवि और कविता नामक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने छायावाद के संबंध में लिखा था कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि वे किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। छायावाद का मतलब है किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कौन से कवि ने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने। नेक्स्ट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तो वही छायावाद है। आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है तो वही छायावाद है। ये परिभाषा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं सदी पुस्तक में इसे आध्यात्मिक छाया का नाम कहा। इनके अनुसार छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वो छायावाद कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मुख्यतः विभिन्न विद्वानों ने छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताएं उद्घाटित की हैं। छायावाद पद्धति विशेष है। यह आध्यात्मिकता से युक्त है। यह एक दार्शनिक अनुभूति है। यह प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति है और यह रूढ़िवाद का विद्रोह है। यह एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद के कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं? जयशंकर प्रसाद, जिसका जन्म सन
89 ईस्वी से सन 1937 ईस्वी तक माना जाता है और जिसकी प्रमुख रचनाएं हैं कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी इनकी अंतिम काव्य रचना है जो एक महाकाव्य है भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में से लेकर के और सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमोता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और शांति कांगली। इसकी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमोता और नए पत्ते मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, अच्छे से याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फिर सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म सन 1990 ईस्वी में, 1990 नहीं, ये 1890 है। इसका जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचना है गिरजे का घंटा। पंत की पहली कविता कौन सी थी? गिरजे का घंटा। ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पत्थर, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और सत्यकाम। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। निहार, रश्मि, निर्जा, सांधे गीत, यामा, इनमें पहले चारों काव्य शंकर को एक साथ संकलित किया गया है। दीप शिखा, तो इसके चार छायावाद के चार प्रमुख कवि रहे हैं जो चार छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर है सुमित्रानंदन पंत और फिर महादेवी वर्मा। फिर है छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1 है व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। शायद आधुनिक युग की अनेक समस्याओं के कारण व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। छायावादी काव्य में किसी जाति महाजाति के सुख दुख की नहीं अपितु साधारण व्यक्ति के सुख दुख की बात है। कवि अपने कविता के विषय वस्तु की खोज बाहर से नहीं अपितु अपने भीतर से करता है। इसलिए छायावाद काव्य में कहीं कहीं अहम भावना की अति की गई है, यानी अहम भावना अधिक दिखाई दी गई है, परंतु यह अहम भाव असामाजिक नहीं है, इसमें सर्व मिला हुआ है। इस कविता में कवि का रोना या हंसना उनका व्यक्तिगत नहीं है अपितु प्रत्येक संघर्षरत व्यक्ति का हंसना या रोना है। जैसे मैंने मैं शैली अपनाई, देखा सब दुखी निज भाई। मैं शैली अपना करके और अपने आप में ही देखा सभी दुखी निज भाइयों का दुख, उसी में मैंने पहचाना। सेकंड है मानवतावाद। छायावाद का सबसे उज्जवल पक्ष है मानवतावाद। यह युग वास्तव में विश्व युद्ध और मानवतावाद का युग था। युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अनेक महापुरुष मानवतावाद का प्रचार कर रहे थे। प्रसाद की कामायनी, निराला का तुलसीदास की रचनाएं मानवतावाद की भावना से ओतप्रोत रचनाएं हैं। छायावादी काव्य में राष्ट्रवाद की भावना भी संकीर्ण नहीं अपितु मानवतावादी है और यही कारण कि छायावादी काव्य में मानव प्रेम, उदारता, करुणा और विश्व बंधुत्व की भावना आदि के दर्शन होते हैं। पंत जी मानव प्रेम के विषय में कहते हैं कि सुंदर है विहग, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो इसमें सुमित्रानंदन पंत करें कि सुंदर है विहग, पक्षी भी सुंदर है, सुमन फूल भी सुंदर है, लेकिन हे मानव तुम सबसे सुंदरतम हो, सबसे सुंदर हो। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। इनके काव्य में प्रकृति का आलंबनगत व उद्दीपनगत दोनों रूपों में
वर्णन देखने को मिलता है। इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और सभी प्रमुख छायावादी कवियों ने प्रकृति का चित्रण नारी रूप में किया है। मानवतावादी यानी निर्जीव को सजीव का रूप दिया गया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के माध्यम से सुंदर व सात्विक चित्र खींचे हैं, परंतु कहीं कहीं इनके प्रकृति चित्रण में भी अश्लीलता के दर्शन होते हैं। निराला की कविता जूही की कली को कुछ लोग भले ही प्रकृति चित्रण का श्रेष्ठ उदाहरण माने, लेकिन वास्तव में इस कविता में पुरुष नारी के संगम का चित्रण है। ये उदाहरण देखिए। सरकाती पट खिसकाती लट, शर्माती झट, वह नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग घट। नेक्स्ट है छायावाद। नेक्स्ट पॉइंट है रहस्यवाद। छायावाद नहीं, रहस्यवाद। छायावादी काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या होता है? आत्मा का परमात्मा में मिलन। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने तो छायावाद को रहस्यवाद से जोड़कर ही इस योग को परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को रहस्यवाद से जोड़ते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी रहस्यवाद को ही छायावाद मानते हैं। वे कहते हैं कि जब परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। नेक्स्ट है वस्तुतः सभी छायावादी कवियों ने अपने काव्य में आध्यात्मिकता को स्थान दिया है। इन कवियों ने आंतरिक अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए रहस्यवाद का सहारा लिया है। प्रसाद ने परम सत्ता से बाहर खोजा, महादेवी वर्मा ने प्रेम और वेदना में, पंत ने प्रकृति में तथा निराला ने तत्व ज्ञान में, लेकिन इनमें से किसी का भी रहस्यवाद कबीर या दादू जैसा नहीं है। इनके रहस्यवाद में मार्मिकता का अभाव है। नेक्स्ट है स्वच्छंदतावाद। छायावादी कवियों ने अहमवादी व व्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने काव्य रचना करते समय किसी भी प्रकार के शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार नहीं किया और विषय का चयन करते समय भी उन्होंने इसी नियम को अपनाया। यही कारण है कि छायावादी काव्य में विषयगत विविधता है। सौंदर्य वर्णन, प्रेम चित्रण, प्रकृति वर्णन, राष्ट्र प्रेम, रहस्यवाद, वेदना, निराशा, उत्साह आदि सभी विषयों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। नेक्स्ट पॉइंट वेदना और निराशा। छायावादी काव्य में वेदना और निराशा सर्वत्र अभिव्यक्त हुई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि यह निराशा तात्कालीन वातावरण की देन है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और आंदोलन असफल हो रहे थे। दूसरा छायावादी कवि मानते थे कि वेदना और निराशा से ही काव्य उपजता है। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। नेक्स्ट है नारी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी प्रेम और सौंदर्य के अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। नारी सौंदर्य का चित्रण कहीं कहीं दैहिक बन पड़ा है, यथा नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। छायावादी कवियों ने नारी के करुणा, दया, ममता आदि भावों को सुंदर चित्रण किया गया है। प्रसाद ने नारी के विषय में लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी को क्या कहा? केवल श्रद्धा के योग्य हो। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्रेम। छायावादी कवियों के काव्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर भी मिलता है। यह कवि अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता का आह्वान भी करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का अभाव इन कवियों पर पड़ना स्वाभाविक ही है। प्रसाद के काव्य तथा नाटक दोनों में ही राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय भावना का उदाहरण देखिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। नेक्स्ट पॉइंट है कला पक्ष। कला पक्ष के दृष्टिकोण से भी छायावाद काव्य उतना ही उत्कृष्ट है जितना भाव पक्ष के दृष्टिकोण से है। छायावादी काव्य में खड़ी बोली हिंदी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई है। इन कवियों की भाषा चित्रात्मक है। इन कवियों ने कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया है व संस्कृत निष्ठ भाषा पर बल दिया है। छंदों के दृष्टिकोण से छायावादी कवियों ने
परंपराओं को तोड़ा है। निराला ने काव्य में मुक्तक छंद की नींव रखी, फिर भी गेयता इन कवियों की कविताओं में प्रमुख पाई जाती है। मुक्तक छंद के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रहस्यवादी भावना के कारण इन कवियों की कविताओं में प्रतीकात्मकता तथा सांकेतिकता मिलती है। इन कवियों ने शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। एंड लास्ट में देखते हैं इसका निष्कर्ष। कहा जा सकता है कि छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का एक स्वर्ण युग है। छायावादी कवियों में खड़ी बोली हिंदी को चरम उत्कर्ष प्रदान किया है। ये देखिएगा, छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहलाता है और भक्ति काल एक स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को भी स्वर्ण युग कहा गया है, लेकिन छायावाद को आधुनिक हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भाई, हिंदी कविता का स्वर्ण युग है ये। कौन सा? छायावाद कविता का स्वर्ण युग है। छायावादी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को चरम उत्कर्ष प्रदान किया। हिंदी कविता को नई प्रतिष्ठा मिली। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों ने इस काल में हिंदी कविता को नए आयाम प्रदान किए। इस काल की कविता को पढ़कर पहली बार लोगों ने माना कि खड़ी बोली का माधुर्य ब्रज या अवधि से कम नहीं है। आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी इसी काल की देन है। तो ये था छायावाद का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रवृत्तियाँ अर्थात विशेषताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।